हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं गुप्त काल अध्याय 7 मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। आज ठीक है, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मौर्य के बाद जो आता है, मौर्य के बाद जो है काल में यवन, यूनानियों, रोमनों और पश्चिम एशिया के निवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला नहीं, ठीक है, प्रयुक्त होने वाला जो भारतीय नाम है वह है कुषाण, शक। ये सब जो है विदेशी लोग भारत आए थे। वे भारत में बस गए थे और भारत में ही रहकर जो है अपना भारतीय संस्कृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया था। ठीक है, कौन कौन? कुषाण, शक इत्यादि। तो इस तरीक़ा से ईसा की 14वीं सदी में एक नए भारतीय राजवंश का उदय होता है, जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर विशाल राज्य की स्थापना करता है। यह था गुप्त राजवंश दोस्तों। शासन के 200 साल से अधिक तक इसने अपना शासन कायम रखा। इस युग में जो है भारतीय संस्कृति के बहुत ही उपलब्धियों का बहुत सारा उपलब्धि हासिल किया था भारतीय संस्कृति में। गुप्त सम्राट ना तो केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके जो नरेश थे वो विद्या के संरक्षक भी थे दोस्तों। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों को भी प्रोत्साहन दिया। इन सब भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। इन राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया और लिच्छवी की जनजाति के पूर्वोत्तर भारत में अभी प्रतिष्ठा थी। चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने साकेत, अयोध्या के प्रदेश, प्रयाग, इलाहाबाद और मगध पर शासन किया। एक बार फिर से वह मगध के उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया। इससे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। समुद्रगुप्त की बात करें तो यह भी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, शासक था। ठीक है, इसके अभिलेखों से पता चलता है। यह इलाहाबाद के जो स्तंभ है उस पर खुदा हुआ आप देख सकते हैं। इस तरीक़ा से जो है गुप्त कालों का शासन काल था। नहीं देख सकते आप भारत के उस समय का, देखिए थानेश्वर, कुषाण, ये सब। तो इस तरीक़ा से इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन मिलता है। इलाहाबाद के स्तंभ आलेख से समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे, अभिलेख की रचना की थी। ऐतिहासिक कवि दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। इलाहाबाद के किले का खड़ा है आज भी वह। सम्राट अशोक के स्तंभ अपना एक लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त ने भी उसी लेख पर खुदवा दिया था। तो इस तरीक़ा से, और बाद में एक मुगल लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया था। तो समुद्रगुप्त ने अपने पिता के उत्तराधिकारी राज प्राप्त किया। उसके बाद राजा बनने के बाद वह दिग्विजय निकला और अपने लंबे अभियान में भारत उसने कई भागों में जीत लिया। उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया। आजकल दिल्ली प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने राज्य मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राज्यों से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु के राजाओं से। उसने पूर्वी भारत के राजाओं से भी चढ़ाई की। ठीक है, उसने असम, गंगा डेल्टा, नेपाल, उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान और कुषाण राजाओं से भी, श्रीलंका से भी, शायद बहुत सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक भी उसने कर वसूल की है। परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम क्षेत्र पर था। कर देने वाले राजाओं का शासन सीधे अधीन नहीं थे। राजा के जल्दी गुप्त शासन अलग हो गए। पश्चिम एशिया में शकों का नया खतरा खड़ा कर दिया। इस तरह से गुप्त साम्राज्य प्रमुखता उत्तर भारत तक ही सीमित था। उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि वह कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। ये पूछता है एक्चुअली एग्जाम में दोस्तों कि किस गुप्त कालीन शासक को जो है सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, बीना बजाते हुए इसको दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके उसने विजय प्राप्त किया था और उसने दक्षिण और दक्षिण के 2 राजाओं के वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम की थी। इसने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया था दक्कन से। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विद्या और कला का जो है बहुत बड़ा ही संरक्षक था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता तो उन्हें राजाश्रय में आश्रय मिलता था, राज्य में ही। चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात पर बड़ा गर्व करता था कि उसने दरबार में देश के बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित मौजूद हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय बाद में कई शासक कमजोर निकले। उसके बाद के मध्य एशिया में हुनों और उत्तर की ओर आक्रमण करके उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। हुन का नवदोष लोग थे, उन्होंने चीन पर हमला करने की कोशिश की परंतु वह पराजित हुए, इसलिए वे मध्य एशिया में फैल गए और भारत की दौलत के बारे में सुनकर उन्होंने ईसा के 5वीं सदी तक उत्तर भारत में हमला किया। उनके लगातार हमलों के कारण गुप्तों की शक्ति छीन हो गई और अंत में हुन पंजाब और कश्मीर के शासक बन गए। करीब 100 साल तक हुन शक्तिशाली बने रहे, उसके बाद उनकी शक्ति छीन हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत से भारत में अस्थायी रूप से बस गए थे और भारतीय जन समुदाय के अंग बन गए थे। गुप्तों की शासन व्यवस्था की बात करी जाए तो गुप्तों की शासन व्यवस्था मौर्य के शासन व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। प्रांतों के शासक गवर्नर मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए अपने हर काम के लिए वे राजा की अनुमति नहीं लेते थे। प्रांत जिले में बांट गए थे और जिलों के लोगों को कहा जाता कि वे शासन व्यवस्था में मदद करें। गवर्नर की सलाह लेते थे, जिला समितियों की सलाह लेते थे और स्तर समिति केवल शासन के अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के भी नागरिक शामिल हो सकते। पाटलिपुत्रा एक वैभवशाली बड़ा नगर था और गुप्त के शासनकाल में कुछ अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, लेकिन परिवर्तित शासकों के समय यह प्रथा बदल गई थी। नगद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों को उनके वेतन के अलावा भूमि या राजस्व भी दिया जाने लगा था। तो इस तरीक़ा से चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो भी शासक आए वो कमज़ोर हो गए और धीरे धीरे चंद्रगुप्त वंश का जो है अंत होना शुरू हो गया। जनजीवन की बात करें तो समाज कुषाणों के समय भारत में बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया सक्रिय रहे। कुछ चीन तभी पहुँचे। चीनी लोगों में बौद्ध धर्म दिलचस्पी बढ़ी। उन कुछ विद्वानों ने भारतीय मूल धर्मग्रंथों को अध्ययन करने की इच्छा जताई। इसमें से चीनी विद्वान एक था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। वह 399 ईस्वी में चीन के लिए रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा एशिया को पार करते भारत पहुंचा। वो भारत के विभिन्न बिहारों में और कई साल तक रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और उसने चीन ले जाने के लिए इकट्ठा किया। चीन वापस लौटने पर उसने भारत की यात्रा के बारे में ग्रंथ लिखा। फाहियान इस विवरण को गुप्तकालीन जीवन के बारे में बड़ी ही उपयोगी जानकारी लिखी। फाहियान लिखता है कि बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं नहीं, और उसने धन दौलत और समृद्धि के बारे में भी प्रशंसा की। लोग कानून के पालन करते हैं ईमानदारी से। कानून नरम और दंड कठोर नहीं थे नहीं। गाँवों की संख्या अधिक थी। कृषि भूमि के गैरराज्य आमदनी होती थी। फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे परंतु कुछ लोग मांसाहारी भी थे। समाज जातियों में बटा हुआ था। अधिकतर लोग जातियाँ आपस में मेल जोल से रहती थी, परंतु नगरों में ऐसा वर्ग था जो कि उसके साथ व्यवहार किया जाता था, वह था छूत। बाकी उन्हें नगरवासियों से दूर रहना पड़ता था। उन्हें इतना अपवित्र माना जाता था कि उच्च जातियों के लोग उनकी तरफ देखना तक ही नहीं समझते थे। ठीक, गुप्तकालीन समाज के निश्चय एक बहुत बड़ी एक दूसरे मनुष्य के प्रति इतना निर्दयता गंभीर दोष था। व्यापार की बात करें तो पहले के काल में व्यापार की वृद्धि होने के कारण नगर बढ़ गए, समृद्ध हो गए। गुप्त काल में आरंभिक दौर समृद्ध जारी रहा और न केवल भारत के भीतर और पश्चिम एशिया के साथ भी बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता रहा। बहुत से व्यापारी का जो है माल लेकर विदेशों तक जाने लगे, उन्हें मुनाफा और भारी मुनाफा होता। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये लोग जो है समुद्री के रास्ते जहाज़ निर्माण करके ये लोग सीख गए थे और जहाज़ से जो है पश्चिमी पूर्वी तटों बंदरगाहों तक ये व्यापार करते थे। गंगा के नदी मुख्य प्रदेश डेल्टा स्थित नहीं तमलोक बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्ण भूमि बर्मा, म्यांमार, यवन द्वीप, जावा, कंबोडिया जैसे 7 देशों के साथ इनका व्यापार होता था। भड़ौर, सोपारा, कल्याण पश्चिमी तट में भी इनका बंदरगाह था। ये दक्षिण पूर्व जहाज़ भेजते थे और व्यापार करते थे नहीं, जिससे कि संस्कृति धर्म का भी आदान प्रदान होता था दोस्तों। ठीक है, तो मालाबार के तट स्थित बंदरगाहों में भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान और भूमध्य सागरीय देशों के लिए जाई जाती थी। व्यापारियों का काफिला के साथ साथ धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी साथ साथ चलती थी, जो चीन में जाकर वहां धर्म प्रचार करते थे। ठीक है, भारत का व्यापार ह्रास हुआ। इससे गंगा के मैदानों में नगरों का इतना अवंतित लक्षण प्रकट हुए। इसके आंशिक कारण हुनों का हलचल मध्य एशिया में पैदा हुआ और अस्थिर परिस्थितियाँ जो अस्थिर होने लगी। बाढ़ों और नदियों के मार्गों में हुए परिवर्तन का भी मुख्य दोष कह सकते हैं। धर्म की बात करें तो गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया था दोस्तों, परंतु अब हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था। बाद में अरबों ने इस हिंद निवासियों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। आप लोग को मालूम ही होगा। हिंद लोग शिव शक्ति और विष्णु के उपासक थे। चूँकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई थी, इसलिए गुप्त काल में इस धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे, यानी कि विष्णु के उपासक थे। उन्होंने अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं थे जितने कि वैदिक काल में। उन्होंने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिए। अब ब्राह्मणों
ने प्रार्थनाओं और श्रोताओं विष्णु की उपासना किए जाने पर भी अधिक बल दिया। देवताओं की मूर्तियाँ की पूजा होने लगी, मूर्तियाँ भी छोटे बड़े भी होते थे, मंदिर भी बनने लगा। उन लोगों का विश्वास था कि लोग सदाचारी जीवन जिए और कभी कभी पृथ्वी भगवान विष्णु उतरते हैं, अवतार लेते हैं, और जिस तरह से रामायण महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ कुछ पुराने पुनः लिखे गए। तो इस तरीक़ा से गुप्त काल में धार्मिक बड़ा ही ऊपर था। वास्तुकला की बात करें तो उस समय के युग राजाओं ने अधिक शासकों ने विष्णु और शिव की उपासना मंदिरों निर्माण कराने के लिए अनुदान दिए। या मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफा जो हाथी नहीं थे, ये ईंट और पत्थर जैसी चीज़ों से बनाया गया था। इस काल के आरंभिक मंदिर बहुत साधारण थे। इनमें से एक कक्ष होता था जहाँ देवी देवता स्थापित किए जाते थे और एक कक्ष में मूर्ति सजाया जाता था। धीरे धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है, 3 से 4 पहुँचती है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं अजंता की गुफा जो है ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अजंता की गुफा। चलिए, तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे जो है, यदि तुम सांची जाओगे तो बौद्ध के बारे में जानोगे। नहीं, ये भी गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में विशाल बौद्ध विहार है। नहीं, बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ पे है। मूर्ति कला का यह भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। हिंदू भी अपनी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने लगे और उन्हें मंदिरों को स्थापित करने लगे। कुछ बौद्ध विहारों में काट कर बनाई गई गुफाओं में, नहीं, औरंगाबाद के पास एक गुफा है जैसे कि। तो इस तरह से बुद्ध के जीवन के कई घटनाओं को चर्चा चित्र के माध्यम से किया गया। आज भी चित्र वो मौजूद है। साहित्य की बात की जाए तो साहित्य गुप्त शासकों के धर्म के अलावा दूसरी बातों में दिलचस्पी थी। उन्होंने कवियों लेखकों को प्रोत्साहन दिया और प्रोत्साहित के फलस्वरूप उच्च कोटि के कुछ काव्य और ग्रंथों के नाटकों की रचना में। माना जाता है कि कालिदास कुछ साल तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे। उनके नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और इनकी ख्याति सारी दुनिया में फैल गई। उनके मेघदूत रघुवंश काव्यों के साहित्यिक गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज में भी स्पष्ट देखने को मिलता है। कालिदास की संस्कृति भाषा सुंदर, उनके पहली संस्कृतियों का इतना सुंदर भाषा दिखाई पड़ती है। तो इस तरीक़ा से संस्कृत के अधिक लोकप्रिय थे। इसे एक लोकप्रिय था पंचतंत्र, जो कहानियों का संग्रह था। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का भी उसमें खूब ऊपर रहा। महान संस्कृति कला के साथ साथ साहित्य से नहीं बनती, बल्कि ज्ञान विज्ञान का भी प्रगति होना आवश्यक होता है। इस काल में ज्योतिष, चिकित्सा, गणित के अनेक प्रतिभाओं ने पैदा हुआ और जिसके कारण व्यापार से भी एक दूसरे का संपर्क ज्ञान फैला। और 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एक आर्यभट्ट और दूसरा ब्राह्मण। दोनों एक ज्योतिष थे और एक गणितज्ञ थे। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का स्पष्ट विभाजन हो गया। फलित ज्योतिष में आकाश पिंडों की जानकारी अंधविश्वासी प्रयोजन के लिए हुआ था। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट अपने सिद्धांत उन्होंने सही दिया था। ये देखिए बौद्ध की मूर्तियाँ सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश में वाराणसी के पास सारनाथ का स्थान पर दिए थे। बुद्ध ने पहला उपदेश। तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे जो है पद्धति का ज्ञान हुआ, जानकारी हुआ, गणित का जानकारी, शून्य का खोज हुआ, अंक पद्धति का जो दुनिया आज जानता है। तो वहाँ यूरोप में लाया गया था जिन्हें अरबी अंक कहते हैं, और यह एक्चुअली वो भारतीय अंक ही है जो आज हम अरबी अंक कहते हैं, नहीं रोमन जिसको कहते हैं। धातु में ज्ञान लोगों को बहुत दिलचस्पी थी और धातुओं को मिलाने में प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के मेहरौली नज़दीक लौह स्तंभ उस्तम किसी के लोहे का प्रयोग उस समय के उदाहरण फेमस है। आयुर्वेद में भी ग्रंथ लिखे गए। भाषा का अध्ययन में विशेषकर व्याकरण और कोश रचना हुई। बहुत से उन्नत और प्रकार के गुप्त काल में अनेक उपलब्धियां हुई जो उन्नत सभ्यता घोतक थी। इनमें से कुछ पहले काल विकसित हो चुकी थी। भारत की शास्त्रीय संगीत के मूल्यांकन पहले इन अवधियों पर विचार करना आवश्यक था। पहले के काल में हम समृद्धि के कारण गुप्त काल में विज्ञान और कला का प्रोत्साहन मिला, यह भी महत्वपूर्ण था। भौतिक समृद्धि का उपयोग विविध प्रकार से ज्ञान का अभाव हुआ। तो इस तरह से दोस्तों ये रहा कुछ प्रश्नोत्तर गुप्त काल, नहीं इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वह रहेगा छोटे राज्यों का योग अध्याय 8 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे चैनल पे टारगेट विद राजीव रंजन पे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।